ऑस्ट्रेलिया में माहिर और कोयल आज मुंबई लौट रहे थे, लेकिन कोयल माहिर से एक बार भी बात नहीं की। वो कल जो हुआ उसे लेकर बहुत नाराज़ थी। माहिर भी उसे मनाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उसमें उसकी गलती थी। दोनों ही बिना एक दूसरे से बोले पैकिंग किए। कुछ देर में दोनों की फ्लाइट थी। माहिर कुछ देर बाद कोयल के मुरझाए चेहरे को एक बार देखा और सोचा, कोयल कल से खाना भी नहीं खाई, कहीं बीमार पड़ गई तो। वो कोयल को बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर किचन में ले जाने लगा। कोयल उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस उसके पीछे चल रही थी। माहिर उसे अपनी गोद में लेकर किचन के स्लैब पर बैठा दिया और उसके झुके हुए चेहरे को एक बार प्यार से देखा और फिर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। कोयल अभी भी वैसे ही बैठी रही। माहिर उसके चेहरे को हल्का सा उठाकर अपने सामने किया और थोड़ा सा झुककर उसके माथे पर अपना होठ रख दिया। उसके ऐसा करने से कोयल की आंखें अपने आप बंद हो गई। माहिर उसके माथे को चूमकर थोड़ा दूर हट गया, लेकिन कोयल वैसे ही बैठी रही। माहिर उसके लिए प्लेट में खाना निकाला जो सवेंट ने बनाया था, और प्लेट से चम्मच में खाना निकालकर वो कोयल के सामने कर दिया। कोयल को देखकर बोला, जान कुछ खा लो। कोयल उसकी बात सुनकर तुरंत अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगी, जो उसकी आंखों में लिए ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था। कोयल उसका प्यार देखकर स्लैब से बैठे उसे नीचे खींचकर अपने गले से लगा लिया। उसके ऐसे अचानक करने से माहिर के हाथ का चम्मच नीचे गिर गया और वो उसकी बाहों में था। कोयल उसके गले लगकर तेज तेज रोने लगी। माहिर उसके बालों को सहलाकर बोला, जान अब शांत हो जाओ, कुछ ही देर में हमें घर जाना है और मैं नहीं चाहता तुम ऐसे मुरझाया चेहरा लेकर चलो। कोयल उसकी बात सुनकर बोली, माहिर मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे अपनी बीमारी का बहाना बनाकर तुमको नहीं बुलाना चाहिए था। माहिर उसको चुप कराकर उसके माथे को हल्का सा चूमकर बोला, कोयल अब शांत हो जाओ और मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कोयल उसकी बात सुनकर बोली, नहीं माहिर, गलती मुझसे हुई है। तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो माहिर? उसकी आंखों में देखकर कहा, गलती मुझसे भी हुई है, मुझे तुमसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इतना बोलने के बाद माहिर बोला, अब चलो जल्दी से कुछ खाना खाओ, फिर हमें निकलना होगा। कोयल उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और फिर प्लेट से खाना खाने लगी। वो माहिर को भी अपने हाथों से खिलाई। माहिर भी थोड़ा खाया। दोनों कुछ ही देर में अपना बैग लेकर एयरपोर्ट निकल गए। इधर नेहा अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी, तभी ऋषभ अंदर आया और नेहा को देखकर बोला, नेहा चलिए नाश्ता कर लीजिए। नेहा एक बार उसको देखी और फिर बोली, मुझे भूख नहीं है। ऋषभ को समझ नहीं आया वो अचानक किस बात से परेशान हो गई, जबकि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे नेहा को हर्ट हो। तभी रोमा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, ऋषभ। ऋषभ एक बार नेहा को देखा जो खिड़की से बाहर देख रही थी, फिर वो रोमा की तरफ जाने लगा। उसके जाने के बाद नेहा एक बार दरवाजे पर देखी और फिर उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। ऋषभ रोमा के पास जाकर बोला, क्या बात है, क्या अभी तुम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? उसको इतना प्यार से पूछता देख एक बार रोमा उसको ध्यान से देखने लगी, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, मैं अभी ठीक हूँ। रोमा जब रियांश के घर से भागी थी उसको काफ़ी चोट आई थी, जिससे 2 दिन से ऋषभ उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था, जो नेहा को अच्छा नहीं लग रहा था। जबकि ऋषभ ने उसे बताया भी था कि क्यों वो उसका बहुत ध्यान रखता है, क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त है। अब ऋषभ रोमा की बात सुनकर कि वो अब ठीक है, बोला, तुम नाश्ता करके आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रोमा नाश्ता करने लगी। ऋषभ नाश्ता करके एक प्लेट में ले लिया और फिर नेहा के रूम की तरफ जाने लगा। रोमा कुछ देर में नाश्ता करके अपने रूम में चली गई, तो वहीं ऋषभ नेहा के रूम में जाकर देखा तो नेहा अभी भी खिड़की से बाहर देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसके आंसू देखकर ऋषभ को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो कभी भी नहीं चाहता था कि नेहा की आंखों में आंसू आए, लेकिन आज फिर उसके आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गया। ऋषभ नाश्ता टेबल पर रखा और नेहा के बिल्कुल करीब बैठ गया। उसे पीछे से हग कर लिया। उसके ऐसे रिएक्शन से रोमा एकदम से सिहर गई। उसे ऋषभ के पास बहुत सुकून मिलता था। ऋषभ उसे बाहों में भरे ही उसके कंधों पर अपना चेहरा ले जाकर बोला, क्या हुआ, किसी बात से परेशान हो?
मुझे नहीं बताओगी? नेहा जो कब से खुद को रोक रही थी, उसका सब्र टूट गया ऋषभ के करीब आने से। वो तुरंत ऋषभ के साइड करके उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। ऋषभ उसको अपनी बाहों में भर के सहलाने लगा और प्यार से बोला, बताओ क्या हुआ है? क्या मुझे नहीं बताओगी? नेहा बहुत देर तक रोती रही। ऋषभ के बहुत शांत करने पर जब वो शांत हुई तो फिर ऋषभ प्यार से बोला, बताओ क्या हुआ? मुझसे नाराज हो? नेहा अपना सर घुमाकर बोली, नहीं ऋषभ। फिर बोला, क्या हुआ बताओ? नेहा उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, ऋषभ मुझे बहुत डर लग रहा है। ऋषभ उसकी बात सुनकर बोला, क्यों, किस बात का डर? नेहा बोली, ऐसा लग रहा है फिर से वही सब होने वाला है, किसी के साथ जो सब मेरे साथ हुआ। ऋषभ उसे अपनी बाहों में कस के भर लिया और बोला, नहीं, अब किसी के साथ नहीं होगा। रियांश को बहुत जल्दी ही हम पकड़ने वाले हैं, उसकी सज़ा उसे मिलेगी, बिल्कुल मत डरो। अब तुम आज़ाद हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। नेहा उसकी बात सुनकर शांत हो गई, लेकिन वो उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर खुद से बोली, नहीं ऋषभ, कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे फिर से वही सब सपने आने लगे हैं, किसी की चीखें, जैसे फिर से वही सब मेरे साथ हो रहा हो। लेकिन मेरा तुम यकीन नहीं करोगे। ऋषभ उसे धीरे धीरे थपकी देते हुए खुद से ही बोला, नेहा, इस बार मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बार ऋषभ एक साये की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। ऋषभ और नेहा कुछ देर वैसे ही बातें कर रहे थे। फिर ऋषभ नेहा को बोला, अब नाश्ता कर लो। नेहा भी उसके पास ही बैठी नाश्ता करने लगी। ऋषभ उसे चुपचाप देखे जा रहा था। फिर नेहा उसे खिलाने लग गई। दोनों इस वक्त खुश नजर आ रहे थे। रोमा जो दरवाजे पर आई थी नेहा से मिलने, दोनों को इतना करीब देखकर वापस अपने रूम में चली गई। रुचिका हिमांशु के कॉल करने के बाद बिना मन से तैयार होने गई, क्योंकि उसे पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन हिमांशु के जिद करने से वो तैयार होने लगी। कुछ देर में वो ब्लू गाउन पहनकर बाहर आई और थोड़ी ही देर में थोड़ा सा लिपस्टिक और काजल लगाकर तैयार हो गई। वो ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी, लेकिन फिर भी बहुत प्यारी लगती थी। जब वो पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आई तो देखा हिमांशु का ड्राइवर पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। रुचिका जाकर चुपचाप कार में बैठ गई। ड्राइवर हिमांशु को कॉल करके कार स्टार्ट कर दिया और रुचिका को लेकर सीधे होटल ही निकल गया। हिमांशु भी रुचिका के पसंद किए हुए शर्ट पहनकर तैयार हो गया। खुद को कई बार आईने में देखा और मुस्कुरा दिया। जब उसे तसल्ली हो गया वो हैंडसम लग रहा है तो खुद को देखकर बोला, क्या मुझे रुचिका ऐसे देखकर पसंद करेगी? आज मैं उसे अपनी दिल की बात बता दूंगा। वो खुद को कई बार आईने में निहारा और फिर जब उसे तसल्ली हो गई कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है तो अपने बाल ठीक करके रूम से बाहर आ गया। वो बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया और एक बार रुचिका को याद करके मुस्कुरा दिया और कार में रखे फ्लावर को देखा जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। वो टाइम देखा और जब उसे तसल्ली हो गया अब रुचिका पहुंच ही रही होगी तो कार स्टार्ट कर दिया और ड्राइव करके होटल जाने लगा। इधर माहिर और कोयल ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए थे। दोनों जब एयरपोर्ट से बाहर आने लगे तो कोयल को कुछ अजीब लगा, जैसे कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हो, लेकिन वो माहिर को अभी नहीं बताई क्योंकि उसे लगा शायद उसका भ्रम हो। कुछ ही देर में दोनों बाहर आकर देखे तो कार खड़ी थी जो रॉकी ने भेजी थी दोनों के लिए। माहिर और कोयल पीछे बैठ गए। ड्राइवर कार लेकर वहां से मैंशन के लिए निकल गया। रास्ते में भी उनकी कार के पीछे ही एक ब्लैक कार चल रही थी, जैसे उनका ही पीछा कर रही हो। माहिर को भी उसे देखकर कुछ अंदाजा लग गया था, लेकिन वो इग्नोर करके ड्राइवर से कार चलाने को बोला और कहा कि पीछे मत देखो, बस कार चलाते रहो, ऐसे दिखाओ कि हमें कुछ पता नहीं है। उसका ड्राइवर ऐसा ही किया और जल्दी ही दोनों मेंशन पहुंच गए और वो कार भी पीछे कहीं रह गई। यहाँ पार्टी में रॉकी भी इनवाइट था, लेकिन वो अपनी जान रुचिका के लिए नहीं गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से रुचिका को कोई भी तकलीफ हो। वो गार्ड से रुचिका का हिफाजत करने को बोला और कहा, पार्टी में कुछ भी लगे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। वो आदमी जी बॉस करके वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में रुचिका भी हिमांशु के बताए गए जगह पर पहुंच गई। वो अकेली थी। कार से उतरने में उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी उसकी कंपनी की लड़की सैम भी उसके पास आ गई और हल्का सा तिरछी मुस्कान करके बोली, रुचिका
तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो, पार्टी करते हैं। रुचिका उसका साथ पाकर अंदर चली गई। उसके साथ ही सैम मुस्कुराते हुए जा रही थी, क्योंकि उसका प्लान कामयाब जो हो रहा था। सैम पहले ही आ गई थी, लेकिन वो रुचिका का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी और हिमांशु को पाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि रुचिका के रहते वो कभी भी हिमांशु को नहीं पा सकती। जब सैम रुचिका को लेकर पार्टी में चली गई, तभी कुछ ही देर बाद हिमांशु पहुंचा। वो बाहर ही ड्राइवर को देखा तो समझ गया कि रुचिका यहाँ पहुंच गई है। वो भी एक बार मुस्कुराकर खुद को कार के शीशे में निहारा और फिर अंदर आ गया। वो अंदर आ गया, लेकिन पार्टी करने के बजाय रुचिका को ढूंढने लगा। तभी कुछ दूर पर खड़ी सैम के साथ रुचिका दिखाई दी, जो इस पार्टी में थोड़ा उदास लग रही थी। हिमांशु उसकी उदासी देखकर उसकी तरफ बढ़ गया। तभी सैम रुचिका को लेकर दूसरी तरफ चली गई। रुचिका अब बोर होने लगी थी। वो खुद के मन में सोच रही थी, उसे आना ही नहीं चाहिए था पार्टी में। तभी हिमांशु के साथ कुछ लोग मिल गए। वो उन्हीं में बिजी हो गया। रुचिका को ड्रिंक काउंटर पर लाकर सैम ड्रिंक ऑफर करती है, तो रुचिका उसे ना बोलती है। सैम उसे कोल्ड ड्रिंक पीने को बोलती है। रुचिका मान जाती है। रुचिका वहाँ से कोल्ड ड्रिंक अपने हाथ में ले लेती है और एक बार वो हिमांशु को देखती है। वो उसे कहीं नहीं दिख रहा था। उसे प्यास भी लगी थी। वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है। उसको कोल्ड ड्रिंक पीते देख सैम हल्की सी स्माइल करती है और खुद से ही बोलती है, बस कुछ देर और रुचिका, फिर तुम्हारी लाइफ में ऐसा तूफान आएगा कि कल सुबह तक किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, क्योंकि जो तुमने ड्रिंक लिया है ना, वो कोई साधारण ड्रिंक नहीं, इसमें ड्रग्स है जो बहुत हैवी डोज का है। तुम कुछ ही देर में अपनी बर्दाश्त से बाहर हो जाओगी। रुचिका पीने के बाद वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो अब हिमांशु को ढूंढने लगी और सोचने लगी कि वो हिमांशु को बोलकर घर चली जाएगी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो कुछ देर इधर उधर की, लेकिन उसे हिमांशु नहीं मिला। अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था, क्योंकि ड्रग्स का असर होने लगा था। सैम उसी पर अपना ध्यान बनाए थी, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर रुचिका आज किसके साथ रहेगी, क्योंकि वो हिमांशु को बिल्कुल भी उसके पास नहीं आने देना चाहती थी। रुचिका सैम से बोलकर बाथरूम चली गई। रुचिका बाथरूम में जाकर खुद को आईने में देखी तो उसको बहुत पसीना होने लगा था, क्योंकि उसकी आंखें लाल होने लगी थी। कुछ ही देर बाद उसे नशा होने लगा था। इधर गार्ड रॉकी को कॉल करके बता दिया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मैडम लड़खड़ाते हुए बाथरूम में गई है। मैं यही हूँ, लेकिन आप आ जाइए, क्योंकि मैडम ने ड्रिंक भी किया है। ड्रिंक का नाम सुनकर रॉकी बोला, क्या? लेकिन वो तो नहीं लेती। ठीक है, तुम वहीं रहो, रुचिका को कहीं मत जाने देना। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसे एक रूम में ले जाकर छोड़ देना, मैं अभी आता हूँ। वो आदमी बोला, ठीक है बॉस। रुचिका ने कई बार अपना चेहरा पानी से धोया, लेकिन उसे अब नशा ज़्यादा होने लगा था। जब वो खुद को ऐसे हॉल में देखी तो वो बाथरूम से निकलकर जाने के लिए वहाँ से बाहर जाने लगी। तभी बाहर खड़ा गार्ड उसे रोक दिया और बोला, मैडम बॉस आते होंगे, आप कुछ देर उनका इंतज़ार कर लो। रुचिका को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। उसे लगा वो आदमी हिमांशु के बारे में बात कर रहा है। वो बोली, मुझे मेरे घर छोड़ दो, अपने बॉस से कहो मुझे घर जाना है। वो आदमी रुचिका को देखकर बोला, मैडम आप कुछ देर यहीं रुको, अभी बॉस को बुलाता हूँ। वो तुरंत रॉकी को कॉल किया। रॉकी बोला, तुम उसे रूम में ले जाओ, मैं रिसेप्शनिस्ट से बात कर लिया हूँ, वो रूम बता देगी, मैं अभी आ रहा हूँ। उसका गार्ड ऐसे ही किया और रुचिका को बोला, मैडम चलिए घर। रुचिका घर का नाम सुनकर उसके पीछे जाने लगी। कुछ ही देर में वो आदमी रूम में रुचिका को छोड़कर वहाँ से चला गया, क्योंकि रुचिका अब अजीब हरकतें करने लगी थी। वो आदमी बाहर ही खड़ा था, उसका ध्यान नहीं था। तभी रुचिका वहाँ से निकलकर बोली, मुझे घर जाना होगा। वो उस रूम से निकलकर बाहर आ गई। तभी किसी से टकरा गई। वो गिरती कि तभी वो आदमी उसे संभाल लिया। उसके चेहरे पर मास्क था।
रुचिका को अब ज़्यादा नशा छाने लगा था। तभी वो आदमी रुचिका को लेकर रूम के अंदर चला गया और उसकी हालत देखकर समझ गया उसे ड्रग्स दिया गया है। इधर हिमांशु रुचिका को ढूंढने लगा। नहीं मिलने पर वो सैम के पास जाकर उसके बारे में पूछा तो वो साफ साफ झूठ बोली, मुझे नहीं पता, वो यहीं कहीं होगी। हिमांशु को रुचिका की चिंता होने लगी थी। कहाँ वो रुचिका को वहाँ से ले जाना चाहता था प्रपोज करने को, लेकिन यहाँ रुचिका ही गायब हो गई। कुछ देर रुचिका को ढूंढने के बाद वो परेशान हो गया। उसे अब रुचिका की चिंता होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर इतनी जल्दी रुचिका जा कहाँ सकती है। हिमांशु सियान को कॉल करके बोला, अभी के अभी रुचिका का पता करो कहाँ है और कुछ देर पहले की सीसीटीवी निकालो, देखो रुचिका किधर गई होगी। सैम को हिमांशु को रुचिका का फिक्र करता देख जलन हो रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। हिमांशु तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। सैम कई बार हिमांशु को बोली, बॉस आप चलो, वो शायद चली गई होगी, जबकि सैम को अच्छे से पता था वो यहीं किसी रूम में होगी। लेकिन उसकी अब हालत ऐसी होगी कि उसका कोई भी फ़ायदा उठाकर रहेगा। लेकिन उसे पता नहीं, सैम मन ही मन मुस्कुरा रही थी और खुद से ही कह रही थी, सुबह जब रुचिका खुद को देखेगी तो उसे पता ही नहीं होगा किसके साथ रात बिताई होगी, बस सुबह का इंतज़ार है। बस उसके बाद रुचिका नाम का कांटा हिमांशु की लाइफ से और कंपनी से भी आउट। सैम खुश तो बहुत थी, लेकिन हिमांशु के सामने दिखा नहीं रही थी। वो तो खुश थी कि अब रुचिका कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। हिमांशु भी उसे पसंद नहीं करेगा। जब हिमांशु रुचिका को ढूंढकर थक गया तो वो अपने गार्ड को ऑर्डर दिया, सभी रूम में चेक करो, तुरंत रुचिका को ढूंढ कर लाओ, उसे कुछ हुआ तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। इस वक्त हिमांशु बहुत गुस्से में था। वैसे तो हिमांशु ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था, लेकिन आज रुचिका के लिए वो किसी को भी मारने के लिए भी तैयार था। तभी हिमांशु के सामने से कुछ पहले की सीसीटीवी दिखाया गया, जिसमें दिख रहा था कि रुचिका ड्रिंक करके बाथरूम में गई है, फिर वहां से किसी के साथ रूम तक, उसके बाद कुछ भी नहीं था। हिमांशु गुस्से से बोला, अभी इस आदमी को ढूंढकर लाओ मेरे सामने और रुचिका को भी सभी रूम में चेक करो। कोई भी कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन सभी रूम में जाओ और देखो रुचिका इस वक्त किस रूम में है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ ही देर में सभी गार्ड वहाँ के सभी रूम में चेक करने लगे। कुछ रूम के कपल्स तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, लेकिन कुछ तो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे थे। गार्ड उनको धमकाकर रूम में चेक किया। हिमांशु भी साथ में था, सैम भी साथ में थी। अब हिमांशु यहाँ परेशान था तो सैम को कहाँ चैन आता, इसीलिए कि कहीं रुचिका को ढूंढ लिया और हिमांशु को कुछ तो सुना भी दिए। पागल है क्या, इनकी जीएफ खो गई तो हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। ये सब सुनकर सैम गुस्से से उस लड़के को बोली, जीएफ नहीं है वो, बॉस की बस कंपनी में एक एम्प्लॉय है। उसकी बात सुनकर हिमांशु गुस्से से बोला, चुप रहो और जाओ यहाँ से। लेकिन सैम नहीं गई, वो भी हिमांशु के साथ ही रह गई। कुछ ही देर में सभी लोग ऊपर के रूम में पहुँचे, जहाँ वीआईपी एरिया था। वहाँ सिर्फ जाने माने ही लोग जाते थे। हिमांशु कुछ लोगों को अपनी बात बताकर चेक कर लिया, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। बस कुछ रूम रह गए थे। हिमांशु को परमिशन नहीं मिला चेक करने को। वो हार कर नीचे लौट आए। सैम के चेहरे पर मुस्कान थी। वो हिमांशु को सोफे पर बैठाकर पानी देने लगी। हिमांशु बिना कुछ बोले पानी लेकर पी लिया और सैम को देखकर ऑर्डर दिया। सियान को बोला, इसे इसके घर सेफली छोड़ आओ। उसकी बात सुनकर सैम, लेकिन बॉस मैं आपके पास रुक जाती हूँ। सैम की बात सुनकर गुस्से से उसको देखा हिमांशु, तो सैम चुपचाप वहाँ से निकल गई। उसके पीछे ही सियान था। सियान उसे कार में बैठाकर उसे छोड़ने चला गया। इधर हिमांशु अभी भी ऊपर ही देख रहा था। उसका मन नहीं था वहाँ से जाने का। वहीं एक रूम में रुचिका किसी को पकड़कर चूमे जा रही थी। उसे इतना भी नहीं पता वो इंसान कौन है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ रॉकी का ही नाम निकल रहा था। वो उस आदमी को देखकर बोली, रॉकी तुम आ गए रॉकी। वो आदमी उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया और फिर उसके होठों पर किस करने लगा, क्योंकि रुचिका को ड्रग्स का नशा अब ज़्यादा होने लगा था।
वो उस आदमी को अपने पास आने को बोल रही थी। कुछ ही देर में दोनों प्यार करने लगे। रुचिका को नशा बहुत ज़्यादा था। वो उस आदमी को काटे जा रही थी, जगह जगह निशान भी हो गए थे, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो रुचिका का ऐसे काटना अच्छा लग रहा था। वो भी उसके पूरे बदन को चूमने लगा और उसे प्यार करने लगा। सुबह होटल के रूम में जब रुचिका की नींद खुली तो वो खुद को अलग जगह देखकर हैरान हो गई। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। वो चादर हटाकर खुद को देखी तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि इस वक्त रुचिका बेड पर बिना कपड़ों के थी और वो भी अकेली थी। उसके बगल में कोई नहीं था। रुचिका खुद की हालत देखकर ये तो समझ गई थी कि वो कल रात नशे की हालत में किसी के साथ थी। तभी वो कुछ याद करने लगी। बहुत देर याद करने के बाद भी उसे सिर्फ इतना याद था कि वो ड्रिंक करने के बाद उसे ठीक से नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बाथरूम चली गई थी। उसके बाद वो वहाँ से किसी के साथ रूम में, लेकिन वो आदमी कौन था? लेकिन इतना याद करने के बाद भी उसे पता नहीं चला वो कौन था। अब रुचिका वहाँ से उठकर बाथरूम गई और जब शावर लेने के लिए खड़ी हुई तो खुद को आईने में देखा। उसे खुद को देखकर रोना आ गया, क्योंकि उसके शरीर पर कई निशान थे। वो कुछ देर तक वैसे ही रोती रही और रोते हुए बोल रही थी, मैं किसके साथ थी, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। आखिर मुझे यहाँ कौन लाया? फिर खुद को थोड़ा शांत करके वो बाहर आ गई। वो कुछ सोच रही थी, तभी उसे टेबल पर एक पैकेट दिखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो जाकर चेक की तो उसमें उसके ही साइज के कपड़े थे। वो पहले तो चौंक गई और फिर खुद से ही बोली, मेरे साइज के कपड़े, लेकिन यहाँ कैसे? अब वो ज़्यादा ना सोचकर वो कपड़े ले ली, क्योंकि इस वक्त उसको इन कपड़ों की ज़रूरत थी। वो तुरंत अपने कपड़े पहनी और फिर रूम से बाहर आ गई। उसकी आंखें इस वक्त लाल थी रोने की वजह से। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। आज उसे बहुत दिनों के बाद रॉकी की याद आ रही थी। रुचिका खुद को छुपाते हुए बाहर जा रही थी कि तभी उसकी नज़र वहीं नीचे सोफे पर सोए हुए हिमांशु पर पड़ी। पहले तो रुचिका उसे जगाना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो सीधे बाहर निकल गई और खुद से ही बोली, नहीं, अब मैं किसी को अपने लिए परेशान नहीं करूँगी। ये मेरी प्रॉब्लम है, इसे मैं खुद हैंडल करूँगी। यही सब सोचते हुए वो जैसे ही होटल से बाहर निकली कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। रुचिका जब उस कार को ध्यान से देखी तो उसकी आंखें चमक गई, क्योंकि ये कार रॉकी की थी। तभी वो कार रुचिका के सामने आकर रुकी और उस कार में बैठे शख्स को देखने की कोशिश करने लगी। तभी कार का गेट खुला और अंदर बैठा शख्स उसे कार में बैठने को कहा। रुचिका उसे देखकर अपने छुपे हुए आंसू रोक नहीं सकी, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं, रॉकी ही था। उसका रॉकी, सिर्फ रुचिका का रॉकी। अब रुचिका उसे इतने दिनों के बाद अपने सामने देखकर वो अपना सब गुस्सा भूलकर कार में बैठ गई। फिर वो सब कुछ भूलकर उसके सीने से लिपट गई और तेज तेज से रोने लगी। उसको रोता देख रॉकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत रुचिका को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे थपकी देने लगा। उसकी थपकी और रॉकी का स्पर्श पाकर वो और जोरों से रोने लगी। तभी उसके कानों में रॉकी की प्यार भरी आवाज़ सुनाई दी, जान तुम रो क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास हमेशा। रुचिका उसकी बात सुनकर और तेज तेज रोने लगी। उसको इतना रोता देख रॉकी उसे प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, जान शांत हो जाओ, सब ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ। रुचिका भले ही इतने दिन उससे दूर थी, लेकिन आज उसे अपने पास देखकर उसका सारा दुख बाहर निकल रहा था। कुछ देर तक वो रॉकी की बाहों में सिसकती रही और रोती रही। फिर वैसे ही वो रोते हुए जाने कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। रॉकी उसको सोता देख अच्छे से अपनी गोद में सुला लिया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया और बोला, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा जान, अब तुम मेरी बाहों में मेरे पास सेफ हो। रॉकी आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसका प्यार उसके पास वापस आ गया था। आज रॉकी रुचिका को लेकर अपने फार्म हाउस गया, क्योंकि वो रुचिका की हालत जानता था, इसीलिए तो वो खुद उसके पास आया, क्योंकि उसे पता था आज रुचिका बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ में है।
उसे उसकी तकलीफ से सिर्फ रॉकी ही निकाल सकता था। कुछ देर में वो फार्म हाउस पहुंच गया और वो रुचिका को अपनी गोद से धीरे से उठाकर रूम में ले गया और उसे बेड पर सुला दिया। फिर उसके पास ही बैठ गया। अब रुचिका का मुरझाया हुआ चेहरा उसके सामने था। उसे रुचिका को इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ होने लगी थी। फिर भी वो रुचिका के पास ही लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूम लिया। कुछ देर में वो भी सो गया। आज कितने दिनों बाद रॉकी सुकून की नींद सोया था। आज उसका प्यार उसके पास थी, उसका सुकून उसके पास थी। दोनों ही एक दूसरे को कस के गले से लगाए सो रहे थे। रुचिका ने भी रॉकी का स्पर्श पाकर उसके सीने में अपना चेहरा घुसा लिया था। उसे इस तरह से देखकर रॉकी मुस्कुरा दिया। इधर आज बहुत दिनों बाद नितिन अपने रूम में पैकिंग कर रहा था और वो डर रहा था ये बात वो जीहू को कैसे बताए कि उसे कुछ दिनों के लिए दूर जाना है। वो कुछ सोचकर किचन में पहुंच गया जहां जीहू खाना बना रही थी। वो जीहू के करीब जाकर पीछे से ही उसको गले से लगा लिया। जीहू उसको इस तरह से गले लगने से पहले तो डर गई, लेकिन अगले ही पल नितिन का स्पर्श पाकर मुस्कुरा दी और बोली, क्या हुआ, आप किसी बात से परेशान हो? नितिन धीरे से अपना होठ उसके कान के पास ले जाकर बोला, जान, मुझे मीटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। जीहू उसकी बात सुनकर जम सी गई। नितिन उसको कुछ ना बोलते देख कहा, जान कुछ तो बोलो ना, तुम इस तरह से उदास रहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। जीहू तुरंत उससे छूटकर वहीं बैठ गई। उसको इतना उदास देखकर नितिन भी उसके पास बैठ गया और उसका लटका हुआ चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, जान, बस एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, सच में, प्रॉमिस। जीहू उसकी बात सुनकर उसके सीने से जा लगी और बोली, एक शर्त पर जाने दूंगी। नितिन बोला, क्या? जीहू बोली कि आप वहां जाकर कोई दूसरी नहीं लाना। नितिन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। जीहू भी मुस्कुरा दी। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरे हंसने लगे। होटल में रुचिका के जाने के कुछ देर बाद हिमांशु की नींद खुली तो वो तुरंत उठकर ऊपर रूम में गया। वहाँ के सभी रूम चेक किया, लेकिन वहाँ रुचिका नहीं थी। अब वो हैरान हो गया, रुचिका कहाँ जा सकती है। हिमांशु बहुत ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि रुचिका का कल से कुछ पता नहीं चल रहा था। उसे लग रहा था शायद वो किसी रूम में होगी, लेकिन यहाँ तो उसका कुछ पता नहीं है। वो तुरंत नीचे आकर बोला, अभी के अभी सीसीटीवी चेक करके बताओ, रुचिका बाहर गई है क्या? उसके गार्ड तुरंत चेक करते हैं जिसमें रुचिका बाहर जा रही थी। उसे देखकर हिमांशु बोला, इसका मतलब रुचिका यही थी। क्या हुआ होगा उसके साथ? उसकी आंखें लाल क्यों थी, जैसे रोई हुई हो? अब हिमांशु को उसकी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो तुरंत वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। इधर सुबह नेहा जब नींद से जगी तो वहाँ रोमा बैठी थी। उसको यूं अचानक रूम में देखकर नेहा पहले तो डर गई, लेकिन फिर बोली, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? रोमा बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेहा बेड पर बैठ गई और उसे सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। नेहा उसे देखते हुए बोली, क्या बात करनी है? रोमा उसको देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, नेहा, मुझे पता है तुमको ऋषभ का मेरे पास आना रहना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुमको एक बात बता दूं कि ऋषभ सिर्फ मेरा दोस्त है। हमारा बचपन एक साथ बीता है अनाथालय में। नेहा, तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। मैं आज जा रही हूँ, बस तुम मुझे गलत मत समझना। मैंने कभी भी ऋषभ को उस नज़र से नहीं देखा। वो बहुत अच्छा लड़का है, उसे कभी मत छोड़ना। नेहा चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। इस वक्त वो गिल्ट में थी। इतने अच्छे दोस्त पर वो शक कैसे कर सकती है? तभी रोमा बोली, नेहा, उसका ख्याल रखना। ऋषभ सबका ख्याल रखता है, लेकिन खुद का नहीं रख पाता है। मुझे खुशी होगी कि तुम उसकी वाइफ बनोगी। इतना बोलकर रोमा रूम से बाहर निकल गई और नेहा चुपचाप बैठकर उसकी बातें सोचने लगी। वही माहिर जब नींद से जागा तो उसे अपने ऊपर भार महसूस हुआ। वो जब सर उठाकर देखा तो कोयल उसके ऊपर ही सोई थी। उसको इस तरह से सोता देख माहिर मुस्कुरा दिया और उसके माथे को चूमकर जिम चला गया। कोयल फिर से सो गई। माहिर कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे गया तो नेहा और ऋषभ बैठकर नाश्ता करने जा रहे थे। नेहा माहिर को देखकर खुश हो गई और उठकर उसके गले से लग गई। माहिर भी उसके सर को चूम लिया और बोला,
और मेरी प्यारी सी सिस्टर कैसी है? नेहा बोली ठीक है। आप दोनों कब आए? माहिर बोला कल रात में आए, काफ़ी रात हो गई थी इसीलिए तुमसे मिल नहीं पाए। नेहा उसकी बात सुनकर बोली कोई बात नहीं भाई। कोयल कैसी है? माहिर बोला वो तो ठीक है, अभी सोई है। नेहा और ऋषभ माहिर तीनों नाश्ता करने लगते हैं। तभी माहिर बोला भाई कहाँ है? ऋषभ उसकी बात सुनकर बोला आजकल बॉस कहाँ ज़्यादा घर आती हैं। माहिर उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला, जल्दी से नाश्ता करके दोनों ऑफिस निकल गए। नेहा कोयल के रूम में चली गई। इधर रुचिका अभी भी रॉकी की गोद में सोई थी। तभी उसकी नींद खुली। तभी अपने सामने किसी को सोया देखकर वो डर गई। रॉकी का चेहरा दूसरी साइड था और इस वक्त वो शर्ट नहीं पहना था। रुचिका उसको देखकर उसे कल रात वाली बातें याद आने लगी। वो तेजी से चिल्लाकर उठ गई, नहीं प्लीज मुझे कुछ मत करना। उसको इतना तेज चिल्लाता देख रॉकी तुरंत उठकर बैठ गया और जब देखा तो रुचिका डर से थर-थर कांपने लगी थी और घुटनों में अपना चेहरा छुपा लिया था। रॉकी को उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। वो तुरंत उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। रुचिका उससे छूटने लगी। तभी धीरे से रॉकी उसके कानों में बोला जान मैं हूँ तुम्हारा रॉकी। रॉकी का नाम सुनकर रुचिका तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखने लगी। तभी उसे याद आया सुबह ही तो वो रॉकी के साथ आई थी। वो रॉकी को अपनी बाहों में पाकर तेज तेज रोने लगी। रुचिका को रोता देख रॉकी उसे शांत करने लगा। तभी रुचिका बोली रॉकी। तभी उसे कुछ याद आया। वो उससे दूर हो गई और बोली नहीं रॉकी, मैं गंदी हो गई हूँ, मुझसे दूर रहो। मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। उसने मुझे गंदा कर दिया। उसने मेरे शरीर को छुआ जहाँ सिर्फ तुम्हारा हक था। रॉकी उसकी बात सुनकर बेड से उठ गया और नीचे बैठी रुचिका के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। रुचिका फिर से उससे छूटने की कोशिश करने लगी। तभी रॉकी बोला नहीं जान, तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम मेरी हो हमेशा। तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या हालत थी वो सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। रुचिका उसे अपने सामने से हटाकर बोली नहीं रॉकी, तुम मेरे पास मत आओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। रॉकी जब देखा कि रुचिका आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो वो उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और अपना होठ उसके होठ पर रखकर चूमने लगा। रुचिका जब कुछ देर बाद शांत हुई तो रॉकी उसे छोड़ दिया और उसे कसके अपने बाहों में भरकर बोला तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पे सिर्फ मेरा हक है, तुम कुछ मत सोचो। रुचिका अब शांत थी। रॉकी उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके कानों में देखते हुए उसे बाथरूम में ले जाकर बाथटब में बैठा दिया। पानी चालू करके वो भी उसके पास बैठ गया। इतने दिन के बाद वो रुचिका को अपनी बाहों में लिया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसकी रुचिका है। रुचिका चुपचाप अब रॉकी को ही देखे जा रही थी। रॉकी उसे नहलाकर फिर अपनी गोद में उठा लिया और बाहर लेकर आ गया। उसे तौलिया लपेटकर बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसके पास आकर लेट गया। रुचिका अभी भी बस रॉकी को ही देख रही थी। फिर वो रॉकी के सीने पर अपना सर रखकर सो गई। रॉकी जब देखा अचानक रुचिका क्यों सो गई तो देखा कि रुचिका बेहोश हो गई थी। उसको बेहोश देखकर रॉकी ने तुरंत उसे कपड़े पहनाए और उसे लेकर अपनी कार में बैठाया। इस वक्त रॉकी को उसकी बहुत चिंता थी। वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि इतने दिनों के बाद तो उसकी जान मिली थी और फिर बेहोश वो तेजी से कार ड्राइव करके हॉस्पिटल निकल गया। कुछ ही देर में हॉस्पिटल आ गया। वो जल्दी से रुचिका को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले गया। वो पहले ही ऋषभ को कॉल करके हॉस्पिटल में डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था, जिससे जैसे ही रॉकी रुचिका को अंदर लेकर आया, फीमेल डॉक्टर की टीम रुचिका को चेक करने लगी। रॉकी वार्ड से बाहर ही चक्कर काट रहा था, उसे उसकी फिक्र थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।